हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आइए आज हम कवि कुंवर नारायण मिश्र द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे, कविता के बहाने। इससे पहले हम कवि के जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर सिर्फ सौंदर्य और कवि का साहित्य जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। इन दिनों ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी ये इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास ये इनकी कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये इनके समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। मेरे साक्षात्कार इनकी सामान्य रचना है। इनको जो सम्मान मिला, प्रमुख पुरस्कार मिले, वे हैं साहित्यिक अकादमी का पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इनके प्रमुख पुरस्कार थे। इनकी साहित्य से एक अद्भुत प्रेरणा हमको यहाँ पर मिलती है। यहाँ इन्होंने जो पाठ लिखा है वह उनकी दो कविताएं हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इनकी रचना है इन दिनों उस संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है, यानी कि रोजाना नए नए कवि उत्पन्न हो रहे हैं और उलझुल कविताएं लिखी जा रही हैं। तो इसलिए इसकी बस कविता का वजूद है या नहीं है, ऐसे आशंकित हो रहा है। शक यह हो रहा है कि यांत्रिकता के दबाव में, नई तकनीकी के दबाव में आकर के कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है, जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। चिड़िया निश्चित सीमा तक उड़ती है, अंत में थक करके नष्ट हो जाती है या बैठ जाती है, थक गिर पड़ती है। फूल निश्चित समय अवधि तक खिलता है, महकता है, खुशबू बिखेरता है और अंत में नष्ट होकर मुरझा जाता है। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा, कोई स्थान नहीं होता। कोई जात, धर्म, संप्रदाय, छुआछूत कुछ नहीं होता। वे मानवता की भावना को प्रेरित करते हैं, समानता, एकता, भाईचारे की भावना को प्रेरित करते हैं। कविता की शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी केवल मात्र उपकरण हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद खुल जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, फिर समय की सीमा ही क्यों न हो। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर ये कोई दूसरा नहीं नामक संग्रह से संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की श्रेष्ठता की बात की गई है। बताया गया है कि कविता रचना करते समय उलझुल शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कविता का भाव विकृत हो जाता है और उसका अर्थ कुछ अनर्थ बन जाता है। इसलिए नए नए कवियों को नए नए शब्दों का प्रयोग अनावश्यक रूप से कविता में नहीं करना चाहिए और सही शब्द उस कविता में जुड़ना होता है। जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती और बड़ी सहजता के साथ में कविता रचना हो जाती है। ये दोनों ही भावों को यहाँ पर प्रकट किया है कवि ने। तो कविता के बहाने नामक काव्य में हम लिखेंगे काव्य शिल्प सौंदर्य। तो काव्य भाषा, तो देखिए प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सरस,
मधुर तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न सहज खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा बिंदु है काव्य शैली। काव्य शैली में देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, भाव बोधगम्य, काव्य शैली का अद्भुत प्रयोग समाहित है। प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, भावबोध गम्य काव्य शैली का अद्भुत प्रयोग समाहित है। नंबर तीसरा है काल व युग। कौन से काल की रचना है? प्रस्तुत काव्यांश प्रस्तुत काव्य में नई कविता का दौर, आधुनिक काल की नई कविता का दौर, युग की काव्य रचना संकृत है। संकलित है। और चौथा बिंदु है
काव्य रस, उपर्युक्त पद्य में श्रृंगार एवं शांत रस का सौष्ठव प्रयोग समाहित है। और पॉइंट नंबर 5वां है काव्य भाव। उपर्युक्त पद्य में प्रकृति प्रेम एवं सम या निर्वेद आदि स्थायी भाव समाहित हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है काव्य गुण। उपर्युक्त पद्य में माधुर्य एवं प्रसाद काव्य गुणों का प्रयोग निहित है। ये 6 प्रकार के बिंदु आपको अभी लिखवाए हैं। 7वां बिंदु देखिए, काव्य छंद। उक्त कवितांश में छंद मुक्त काव्य रचना है। अर्थात यहां मुक्तक छंद का प्रयोग समाहित है। कौन से छंद का प्रयोग है? मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। और 8वां बिंदु है काव्य अलंकार।
उक्त कविता में अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग सौष्ठवता से किया गया है। पॉइंट नंबर 9, शब्द शक्ति। उक्त कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का अनुपम प्रयोग निहित है। और 10वें बिंदु में बिंदु नंबर 10, काव्य बिंब। उपर्युक्त कविता में विराट, स्थिर, गतिशील, स्पर्श, श्रव्य, दृश्य आदि चाक्षुष बिंबों का अद्भुत प्रयोग किया गया है। कवि ने इन 10 बिंदुओं में सिर्फ सौंदर्य की रचना की है। तो 7वां बिंदु है काव्य छंद। उक्त कवितांश में छंद मुक्त काव्य रचना का अद्भुत प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर मुक्तक छंद का प्रयोग समाहित है। काव्य अलंकार में उक्त कवितांश में अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग सौष्ठवता से किया गया है। शब्द शक्ति के लिए उक्त कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग निहित है। और बिंब में कविता में विराट, स्थिर, गतिशील, स्पर्श, श्रव्य, दृश्य आदि चाक्षुष बिंबों का प्रयोग अद्भुत प्रयोग किया गया है। ये था शिल्प सौंदर्य। अब आता है आपका कवि का
साहित्यिक जीवन पर। कवि के साहित्यिक जीवन परिचय के लिए हम आपको पीडीएफ में इसे भेज रहे हैं कि कवि का जन्म, शिक्षा दीक्षा, रचनाएं, उपलब्धियां और साहित्यिक देन, सामाजिक देन और इनकी मृत्यु, इन सब का वर्णन आपको पीडीएफ में भेज रहे हैं। अब आता है भावार्थ, और भावार्थ है आपका कविता के बहाने। काव्य रचना है कविता के बहाने। तो कविता एक खेल है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि कविता चिड़ियों की भांति उड़ान भरती है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी एक लंबी उड़ान भरती है। चिड़िया स्थिर उड़ान भरती है, सीमित उड़ान भरती है, जबकि कविता असीमित और लंबे समय तक उड़ने वाली, प्रभाव दिखाने वाली कविता के रूप में उड़ती रहती है। तो कविता की इस उड़ान के बारे में बेचारी चिड़िया क्या समझ सकती है? कविता की उड़ान के बारे में बेचारी चिड़िया क्या समझ सकती है? कविता बाहर भीतर, घर के अंदर, घर के बाहर, देश के अंदर, देश के बाहर, इस देश में, उस देश में, सब जगह अपना अस्तित्व बनाती हुई एक लंबी असीमित उड़ान भरती रहती है और अपना प्रभाव जमाती रहती है। कविता के इस प्रकार के असीमित उड़ान के बारे में बेचारी चिड़िया क्या समझ सकती है? कविता के तो उड़ने के पंख लग चुके हैं। बेचारी चिड़िया कविता की इस असीमित उड़ान के बारे में क्या समझ सकती है? दोबारा सुन लीजिए। प्रस्तुत कविता में कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए कवि कहते हैं कि कविता चिड़िया की उड़ान की तरह एक लंबी उड़ान भरती है। चिड़िया सीमित उड़ान भरती है और कविता असीमित समय तक लंबी उड़ान भरती रहती है। कविता की उड़ान, इस उड़ान के बारे में, असीमित उड़ान के बारे में सीमित उड़ान भरने वाली चिड़िया बेचारी क्या समझ सकती है? देश के बाहर, देश के अंदर, घर के बाहर, घर के अंदर, देश विदेशों में कविता के तो उड़ने के बहाने पंख लग चुके हैं, अर्थात वह तो असीमित रूप में अपना अस्तित्व, प्रभुत्व जमा रही है और अपनी खुशबू बिखेर रही है। कविता के इस प्रकार पंख लगकर उड़ने के इस भाव को बेचारी चिड़िया क्या समझ सकती है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि कविता फूल और कविता की तुलनात्मक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कविता फूल की भांति खिलती है। जिस प्रकार फूल खिलता है, खुशबू बिखेरता है, महकता है, उसी प्रकार कविता भी फूल की भांति खिलती है, महकती है और अपना प्रभुत्व जमाती हुई खुशबू बिखेरती रहती है। कविता का इस प्रकार असीमित रूप में अपना खुशबू बिखेरना, प्रभुत्व जमाने की भावना को बेचारा फूल क्या समझ सकता है? देश के बाहर, देश के अंदर, इस देश में, उस देश में, देश विदेशों में बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता बिना मुरझाए हुए महकती हुई अपना अस्तित्व जमाती रहती है। बिना मुरझाए महकते हुए इस भाव को फूल बेचारा नहीं समझ सकता। फूल एक निश्चित समय अवधि तक अस्तित्व बनाता है, महकता है और खुशबू बिखेरता है, अंततः झड़कर नष्ट हो जाता है। किंतु कविता लंबे समय तक अपना वजूद बनाए रखती है, अपना प्रभाव रूपी खुशबू बिखेरती रहती है। इस प्रकार असीमित प्रभाव रूपी खुशबू बिखेरने के भाव को बेचारा सीमित अस्तित्व बनाए रखने वाला फूल क्या समझ सकता है? ये तो हुई तुलनात्मक दृष्टिकोण, यानी कविता का और चिड़िया की उड़ान का तुलनात्मक दृष्टिकोण और
फूल का और कविता का खुशबू बिखेरने का दृष्टिकोण। अब आता है समानता का भाव, ये तो वो तुलनात्मक भाव। अब आता है समानता का भाव। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब आप बताइए, बच्चा जब खेलता है तो ऊंच नीच छुआछूत अमीर गरीब इस भावना को बिल्कुल नहीं समझता है। कोई बालक खेल रहा है, कोई दूसरा बालक आ गया, तीसरा आ गया, गेंद का टप्पा लगाया, किसी घर में चली गई, किसका घर है क्या नहीं है सब घुस गए, गेंद चाहिए। तो समानता की भावना खेल के माध्यम से, भाईचारे की भावना खेल के माध्यम से बच्चा सारे संसार को संदेश देता है। तो जिस प्रकार बालक खेल खेलते हैं, कविता भी ठीक उसी प्रकार खेल खेलती है। कविता भी देखिए आप, कविता का भी भाव भी सभी के लिए समान होता है। ये नहीं कि ब्राह्मणों के लिए अलग अर्थ भाव निकलता हो, वैश्यों के लिए अलग भाव अर्थ निकलता हो, या और अदर कास्ट के लिए कुछ और अलग अर्थ निकलता हो। कविता का एक ही भाव, एक ही अस्तित्व, एक ही वजूद सबके लिए होता है, एक ही रस प्रदान करता है और सबको आनंदित करने का भाव उसमें रहता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे खेल खेल की भावना से भाईचारे एकता के सूत्र में बांधते हुए समाज में क्या करते हैं, बंधुत्व की भावना प्रेषित करते हैं। इसलिए यहाँ पर समानता की भावना प्रकट करते हुए कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल की भांति एक खेल है। देश के बाहर देश के भीतर, इस देश में उस देश में, सब तरह हर घर सब घरों को एक कर देने के, एकता के सूत्र में बांधने के भाव बच्चे का खेल उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से कविता भी सभी समाजों को एकता के सूत्र में परोती हुई अपना वजूद बनाए रखती है। इसलिए कवि ने कहा है कि बच्चा ही सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा अपने खेल खेल में सभी के घरों को समानता के भाव में सूत्र में बांध देते हैं, भाईचारे की भावना प्रेषित करते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी सभी को एकता के सूत्र में बांधती हुई भाईचारे की भावना को प्रेषित करती रहती है। इस प्रकार से ये कविता के बहाने नामक काव्य का ये भावार्थ हुआ। व्याकरण में विशेष के लिए आप सिर्फ सौंदर्य के 5 बिंदुओं को लिख सकते हैं। ये था आपका आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे क्या लेते हैं, ये भावार्थ नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। तुम्हें आंखों में बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया।